ओम नमस्कार मित्रों, मैं संजीव सिंह परिहार संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरे द्वारा जो भी आपको यहाँ कुछ पढ़ाया जाएगा वो आपके जीवन में संजीवनी की तरह काम आए। आज मैं आपके लिए विज्ञान का पहली क्लास लेकर आया हूँ और मैं आपको बता दूं कि मैं विज्ञान में या जो भी सब्जेक्ट में जो कुछ पढ़ाऊंगा, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लगे या उनको लगे कि हमें केवल सिलेक्टेड पढ़ना है। तो आपको बता दूं कि कंपटीशन के इस दौर में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि जहां हमारी सोच खत्म होती है कि हम सोचते हैं कि बस अब इससे ज्यादा नहीं आ सकता, पेपर में वहां से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ऐसा ना हो कि आप वो टॉपिक पढ़ के गए और उस टॉपिक में से कुछ ऐसा प्रश्न बन जाए कि वो आपसे ना बने और आपको पछतावा हो। और मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं समझता हूं अपने आप को, बस मैं आपको एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं मान लो खुद पेपर में देने के लिए जा रहा हूं, तो अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूं तो मेरा ऐसा कोशिश होगी कि वहां से कोई प्रश्न बाहर ना जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद 2018 में जो रेलवे का पेपर हुआ था वो मैंने दिया था और विज्ञान में मेरे लगभग पूरे में से पूरे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी थोड़ा क्वेश्चन गलत मतलब सही नहीं था भाषा उसकी। तो मैंने जैसे खुद तैयारी की है तो मैं कोशिश करूंगा आपको भी वैसे ही तैयारी करवाऊं। और ये साइंस की सीरीज चलेगी ना केवल रेलवे के लिए बल्कि सभी आपके जो भी पेपर में साइंस आती है उन सब के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप बिल्कुल भी डरे नहीं, हो सकता मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूं जो आपको लगता हो कि शायद ज्यादा हो रही है, लेकिन आप विश्वास माने अगर पेपर में कहीं से भी प्रश्न बने आपका कहीं से बाहर नहीं आएगा। आप ज्यादा पढ़ लें, पेपर में थोड़ा कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कम पढ़ेंगे और अगर पेपर में ज्यादा आ जाएगा कहीं से तब आपको बहुत बुरा लगता है। तो खैर ज्यादा कुछ बात ना करते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। और मेरे एक बात और सुन लीजिए कि लोग सोचते हैं कि मैंने जो सोचा कि लगभग वैसा ही वैसा पेपर होगा, प्रीवियस ईयर देखते हैं कि वैसा इतने लेवल के आते हैं प्रश्न और फिर अगली बार हर बार लेवल बढ़ के आता है तो वहां पर उनको दिक्कत हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो आपकी मनोभूमि में कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, आप पूरी तरह तैयार होकर जाएंगे पेपर में। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी पहली क्लास साइंस की। तो विभिन्न प्रकार की विज्ञान की शाखाएं होती हैं जहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा और बहुत बारीक अंतर होता है, वहां गलती होने के बहुत चांस रहते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यहां पर आपको दिख रहा है, ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी आपको एक बात बतानी है, जो शब्द लिए गए हैं साइंस के वो अधिकतर शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं, जिस कारण से आपको हो सकता है कि ये शब्द बिल्कुल इंग्लिश से या हिंदी से मैच ना करें और वो किसका अध्ययन किसमें किया जाता है समझ में ना आए। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप इसको जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे सीख लें। मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो देखिए ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी चूंकि लैटिन भाषा में ऑफियो बोलते हैं सांप को, तो सांपों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑफियोलॉजी। लेकिन अगर आपसे पूछें कि सांप चूंकि क्या है, सरीसृप, तो आपसे अगर पूछें कि सरीसृपों के अध्ययन क्या कहा जाता है, तो यहां ध्यान दें आप, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी कहा जाता है रेंगने वाले जंतु, रेंगने वाले अर्थात सरीसृपों के अध्ययन को। और अगर उभयचरों का भी पूछ रहे हैं तो उभयचरों का अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाता है, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। तो ये दोनों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जबकि हर्पेटोलॉजी की ही एक उपशाखा है ऑफियोलॉजी, तो जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, सांपों का अध्ययन। ठीक है, अगर सांप किसी के सामने आया है तो व्यक्ति का बिल्कुल ऑफ हो जाता है, बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। जबकि यहां पर एक चीज और लिख दें आपको, पहले आगे बढ़िए, एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी, यहां पर एंटोमोलॉजी का अध्ययन होता है कीटों का अध्ययन। तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, ध्यान रखिए। जबकि यहां पर अगला देखिए, हर्पेटोलॉजी मैंने आपको बताया सरीसृपों या उभयचरों का अध्ययन। लेकिन इसके लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी में भी आपका किसका अध्ययन होता है, सरीसृपों का। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से इसको लिख देता हूं, सर्पेटोलॉजी। तो सर्पेटोलॉजी में भी किसका अध्ययन किया जाता है, सरीसृपों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी जो है, जो एंटोमोलॉजी की एक उपशाखा है। ये एंटोमोलॉजी माने
यहाँ पे समस्त कीटों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मर्मिकोलॉजी में, क्योंकि ये भी आपका एक प्रकार से कीट है, तो मर्मिकोलॉजी में आपका चींटियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और मर्मिको कहते हैं चींटी को लैटिन भाषा में, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पिपीलिका शास्त्र। चींटी को संस्कृत में कहते हैं पिपीलिका, इसलिए इसको पिपीलिका शास्त्र भी, एक बार ये इस नाम से पूछा गया है तो इसको भी ध्यान रखना आप। पिपीलिका शास्त्र का अध्ययन किसमें होता है? चींटियों का अध्ययन होता है पिपीलिका शास्त्र में। अगला देखिए इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो है इसमें लिखा है मछलियों का अध्ययन। अब इसमें एक गलती क्या होती है कि चूंकि इक्थियो कहते हैं मछलियों को लैटिन भाषा में, तो यहां से हो जाएगा इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। लेकिन मछलियों का जो पालन है, देखो लॉजी माने होता है, लॉजी लैटिन भाषा की लोगो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अध्ययन। तो जहां भी आपको साइंस में लॉजी शब्द मिला करे तो उसको आपको समझना है किसी भी चीज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना लॉजी कहलाता है। जबकि एक शब्द आपको मिलेगा कल्चर। कल्चर, तो कल्चर का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का वैज्ञानिक तरीके से उसका उत्पादन, संवर्धन और उसको अनुकूल दशाओं में उद्योग के लिए कैसे प्रयोग कर सकते, उसके दृष्टि से इसका पालन और संवर्धन क्या कहलाता है? कल्चर। तो आपसे पूछे कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इक्थियोलॉजी। जबकि आपसे अगर पूछा जाए कि मछली पालन का अध्ययन या कहें मछली का पालन या उत्पादन, संवर्धन, ये कहलाता है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर। आपको पता होगा कि पिसीज बोलते हैं मछलियों को। मत्स्य वर्ग जो है कॉर्डेटा का एक उपसमूह है, वर्ग है, जिसमें आता है मछलियां, किसमें आती हैं? पिसीज वर्ग में। तो पिसीज से बना है पिसीकल्चर, ठीक है। और कल्चर माने क्या होता है? उसका उत्पादन, संवर्धन। तो ये आपको ऐसे याद रखेंगे। पिसीकल्चर में क्या होता है? मछलियों का उत्पादन एवं संवर्धन। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अगला। देखिए आपको यहां में बताया ये पिसीकल्चर में क्या हो जाएगा आपका? पिसीकल्चर में हो जाएगा आपका मछलियों का पालन या मत्स्य पालन या संवर्धन, ठीक है। अगला है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी माने होता है छिपकलियों का अध्ययन। छिपकली भी एक सरीसृप है, लेकिन सरीसृपों को हम लोग एक अलग शाखा में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी उप शाखाएं हैं, इसलिए इनका अलग से भी पूछा जाता है सोरोलॉजी। इसकी थोड़ा स्पेलिंग में ध्यान रखना, या हिंदी में भी आपको, क्योंकि इंग्लिश में आते हैं पेपर में लिख के, तो यहां पर सोरोलॉजी जो है SAUR, और जबकि एक और शब्द है सेरोलॉजी। इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। सोरोलॉजी माने होता है छिपकलियों का अध्ययन, जबकि सेरोलॉजी माने होता है रक्त प्लाज्मा का अध्ययन। आपने साइंस में अगर पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि रक्त का जो प्लाज्मा भाग होता है, अगर इस प्लाज्मा में से हम जो भी रक्त कण है उनको निकाल दें, और खासतौर पर फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को प्लाज्मा में से निकाल दें, तो जो शेष भाग बचता है उसको हम लोग कहते हैं सीरम। तो देखिए उसी से नाम बना है सीरम से सेरोलॉजी। यहां पर SERO है, हिंदी में भी सेरोलॉजी है, जबकि यहां पर सोरोलॉजी। सोरोलॉजी माने छिपकली का अध्ययन और सेरोलॉजी माने रक्त प्लाज्मा का अध्ययन। मैंने जानबूझ के इनको ऐसे लगाया है क्रम से, जिससे कि आपको क्लियर होता चले दोनों चीजों में। चलिए अगला देखते हैं हेमेटोलॉजी। देखो इसको कहीं कहीं हेमेटोलॉजी, कभी कभी हीमेटोलॉजी लिखते हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग किताब वाले अलग अलग लिखते हैं, तो आपको यहां ध्यान देना है हीमेटोलॉजी आपको ऐसे लिखना है। और हीमेटोलॉजी जो है, हीमेटो शब्द कहां से लिया गया है? हीमोग्लोबिन से। किससे लिया गया है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन का आपको पता है कि रक्त का एक भाग होता है, तो ऐसे में आप याद रखना कि चूंकि रक्त का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाएगा? हीमोग्लोबिन, हीमेटोलॉजी माने हीमेटोलॉजी हो गया। चलिए आगे देखिए आप, तो यहां पर रक्त का अध्ययन किस दृष्टि से किया जाता है? उसकी बीमारी पता लगाने के लिए और उसके उपचार के लिए। आपने देखा होगा कि हम लोग पैथोलॉजी में जाते हैं तो ब्लड निकाल लेता है डॉक्टर, और उससे फिर जांच करता है कि आपके शरीर में कौन से रोग के वायरस या कौन सी परेशानी है आपको। तो हीमेटोलॉजी, ठीक है। अगला है क्रोनोबायोलॉजी। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो क्रोनो और एक बायोलॉजी। बायोलॉजी सबको जानता होगा, बायोलॉजी माने जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन। जबकि जो क्रोनो शब्द है, यहां आप एक प्रश्न याद रखना, आपसे कभी पूछा जाए कि क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्रोनोलॉजी, तो किसी भी चीज का कालक्रम का अध्ययन या उसके समय का अध्ययन, उसके कालक्रम का अध्ययन किया जाता है किसमें? क्रोनोलॉजी। तो क्रोनो शब्द माने समय या काल का अध्ययन, और जबकि बायोलॉजी माने जीव विज्ञान का अध्ययन। तो दो चीजों से मिलकर बना है
कि समय और जीव विज्ञान। तो यहाँ पे क्या होता है, जीवन की अवधि के संबंधित विज्ञान है, जीवन के जो समय होता है, काल होता है, अवधि होती है, उससे संबंधित अध्ययन। ध्यान रखना, क्रोनोबायोलॉजी जीवन से संबंधित अवधि का अध्ययन। ठीक है, चलिए अगला देखिए अब आप चौथा। यहां पर 11 नंबर पे आपका यहां पर है एक्सोबायोलॉजी। तो एक्सो माने होता है बाहर, कहीं भी एक्सो शब्द मिल जाए उसका मतलब होता है बाहरी या बाहर, और बायोलॉजी माने जीव विज्ञान। तो सीधी बात है, हमारे लिए पृथ्वी एक प्रकार से हमारा निवास स्थान माना जाता है मनुष्यों का। तो हम लोग पृथ्वी पर अध्ययन कहते हैं तो हमारा निवास स्थान है, जबकि पृथ्वी के अलावा अन्य जो ग्रह हैं या जो भी आकाशीय पिंड है, वहां पर अगर हम कोई बायोलॉजी से संबंधित अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्सोबायोलॉजी, एक्सो प्लस बायोलॉजी। तो अन्य ग्रहों पर या पिंडों पर जो जीवन का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, एक्सोबायोलॉजी। अगला है ब्रायोलॉजी। आप इसमें अंतर ध्यान रखना, बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी माने तो सामान्य जीव विज्ञान है, वो मैंने लिया ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ा अंतर है, ब्रायोलॉजी, ब्रायो। तो ब्रायो ये शब्द कहां से आया है, एक जो पादप वर्ग होता है उसका एक भाग है ब्रायोफाइटा, आपने सुना होगा ब्रायोफाइटा। आपको पादप विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे जो आपके अपुष्पोद्भिद होते हैं, अपुष्पोद्भिद, तो उनमें आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होते हैं क्रिप्टोगेम्स में, तो उसका एक शाखा होती है ब्रायोफाइटा, तो वहां से लिया गया है। ब्रायोफाइटा आपको पता होगा, इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं, पादप जगत का उभयचर वर्ग। और ये जो है ये नम स्थानों में पाए जाते हैं, इनको धरती पे पाया जाने वाला प्रथम पौधा भी माना जाता है, तो वही है ये ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रायोलॉजी। आपको एक और बता दें, इसका एक और भाग होता है टेरिडोफाइटा, तो उसको कहते हैं हम लोग टेरिडोलॉजी। ठीक है, वो तो सीधा याद रखिएगा, टेरिडोलॉजी। तो टेरिडोलॉजी कैसे होगा, टेरिडोफाइटा से, क्योंकि वो टेरिडोफाइटा भी एक वर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं झाड़ियों का या वृक्षों का, खासतौर पर ऐसे वृक्ष जो बहुत शाखाओं में फैले होते हैं, झाड़ी रूपी, और वृक्षों का भी अध्ययन। तो ये याद करने का देखो आपको मैं तरीका बताऊं। आपने सुना होगा डेंड्रफ, डेंड्रफ शब्द, बालों में कभी जैसे बाल खराब हो जाए तो हम लोगों को जाल के समान बाल एक दूसरे में फंसने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि बालों में क्या हो गया, डेंड्रफ। फिर हम कौन शैम्पू लगाते हैं, एंटी डेंड्रफ शैम्पू। तो यहां पर डेंड्रो शब्द को आपको ऐसे रखना है, डेंड्रफ मतलब झाड़ से संबंधित, आपस में एक दूसरे में फंसे हुए, गुथे हुए, तो झाड़ियां ऐसी ही होती हैं। तो डेंड्रोलॉजी से क्या होगा, झाड़ियों का या वृक्षों का अध्ययन। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो बिल्कुल सरल रहेगा, डेंड्रो से आपको झाड़ियां या वृक्ष तो हो गया, और क्रोनोलॉजी आपको पहले बताया था हमने, क्रोनोलॉजी क्या होता है, किसी भी चीज का कालक्रम का अध्ययन, समय का अध्ययन। तो यहां पर इसका दोनों का अर्थ मिला के क्या हो जाएगा, डेंड्रो से झाड़ी या पेड़, और क्रोनोलॉजी मतलब उसके संबंधित समय का अध्ययन। तो इसका क्या मतलब होगा, पेड़ों की आयु की गणना की विधि को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आपको पता होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी को हम लोग कैसे अध्ययन करते हैं, तो पेड़ों के जो वार्षिक बलय होते हैं, जैसे कोई पेड़ है और पेड़ के जो वार्षिक बलय होते हैं उसको गिनकर हम इसका अध्ययन करते हैं, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। ये जाइलम तक को गिनते हैं, जाइलम तक के वार्षिक बलयों को गिनते हैं, तो उसको आपको क्या कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, इसको एक शब्द और देते हैं जाइलोलॉजी, मैं आगे बताऊंगा। जाइलोलॉजी भी बोलते हैं इसी को, क्योंकि जाइलम ऊतकों का अध्ययन किया जाता है पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए, तो जाइलोलॉजी भी कहते हैं, और एक ये शब्द भी है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी से याद रखना। अगला है मॉर्फोलॉजी। तो देखो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि जो आपके पौधे हैं या पेड़ हैं उनकी जो बाह्य संरचना है, बाह्य संरचना मतलब इनकी जो पौधों की जड़ हुआ, तना, इसकी पत्ती, फूल, फल, ये बाहर चीजें हैं जो हमें आसानी से बाहर दिखती हैं, तो इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत कहते हैं, इसको हम करते हैं मॉर्फोलॉजी। और न केवल पादप, किसी भी चीज की अगर हम बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। आपको अगर साइंस में जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जब हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे, पादप आकार की, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यहां लिख लें, आकार की। क्या कहते हैं, आकार की। किसी चीज का आकार बाह्य रूप से वो कैसा दिखता है उसको हम कहते हैं पादप आकार की। क्योंकि पौधे का हुआ तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की, तो आकार की शब्द इसके लिए है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और इसको पादपों की
बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं इसमें, या हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज की बाह्य संरचना का, उसकी आकृति, आकार, इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं? मॉर्फोलॉजी में। एक शब्द होता है जो हम किसी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो जस्ट अगला ही क्वेश्चन देखो आपको वो मिलेगा, जैसे हम आपसे कहें कि एनाटॉमी, क्या कहें? एनाटॉमी। तो जो एनाटॉमी है उसमें हम किसी भी चीज के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। क्या में करते हैं? एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में बाह्य संरचना का और एनाटॉमी में आंतरिक संरचना। जीवधारियों के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। अगर हम आपसे कहें कि पेड़ों के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनकी संगठन कैसा है, या आंतरिक रूप से क्या क्रियाकलाप, जो जैविक क्रिया होती है पेड़ों में, उन सब का अध्ययन करना है तो हम करेंगे एनाटॉमी में। और मनुष्य के भी या कोई भी जीव है उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी में, और बाह्य संरचना का मॉर्फोलॉजी में, जिसको हम लोग आकार की भी कहते हैं। पिछली स्लाइड में हमने बताया था आपको। चलिए आगे, फिजियोलॉजी। तो आप कहते हैं ना कि उसका फिजिक्स बहुत अच्छा है। फिजिक्स मतलब फिजियो माने होता है किसी का, मतलब कह सकते हैं हम लोग क्रियाकलाप, शरीर का चाल ढाल कैसा है, उसका शरीर की मजबूती, क्रियाकलाप कैसे हैं। तो फिजियोलॉजी में क्या हो जाएगा? शरीर की क्रिया विज्ञान। ये शरीर की जो आपकी जैविक क्रियाएं हैं, चलना, दौड़ना, बोलना, खाना पीना, तो ये सब अच्छा होगा पोषण, तो इसको हम लोग कहते हैं फिजिक। उसी से बना है फिजियोलॉजी। तो बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी, और अगर किसी की जो क्रियाकलाप है शरीर के, जैविक क्रियाएं हैं, उन सब का अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो शब्द है, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कैंसर रोग का। कैंसर का मेडिकली रूप से उसका अध्ययन करना, उसके कारणों का, उसके उपचार का, वो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। और इससे मिलता जुलता एक शब्द है कॉन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन, जबकि कॉन्कोलॉजी में हम लोग मोलस्का जंतुओं के बाह्य आवरण का अध्ययन करते हैं। जो मोलस्का जंतु आपने देखे होंगे, कोई बाहर एक कवच या खोल में वो अंदर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं। तो कॉन्कोलॉजी में हम क्या कहेंगे? मोलस्का संघ के जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा? कॉन्कोलॉजी में। चलिए अब आपको एक चीज और देखनी है यहां पर, कि अगर हम कहें कि मोलस्का संघ के जंतुओं का बाह्य संरचना का अध्ययन और किस चीज में करते हैं, तो उसको हम लोग मेलाकोलॉजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेलाकोलॉजी। मेलाकोलॉजी, तो इसका मतलब भी वही होता है। मोलस्का संघ के जंतुओं का अध्ययन किसमें करते हैं? एक तो कॉन्कोलॉजी और एक मोलेकोलॉजी। मोलस्का से बना है मोलेकोलॉजी, दोनों ही शब्दों में इसी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला है एग्रोनॉमी। एग्रो शब्द लिया है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर माने क्या होता है? खेती, किसानी। तो एग्रोनॉमी में हम क्या करते हैं? फसली पादपों का अध्ययन और उत्पादन। ठीक है, उनका जो फसल के लिए विभिन्न नई नई किस्में आती हैं, सरकार भी इसको करती है वैज्ञानिक तरीके से फसल के संवर्धन के लिए, तो वो सब क्या में होता है? एग्रोनॉमी में। ठीक है, एग्रीकल्चर से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एग्रोस्टोलॉजी। ये बहुत पूछा जाता है, दोनों में कंफ्यूज ना होना। एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन, जबकि एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है घासों का अध्ययन और उनका पालन संवर्धन अच्छे प्रकार से। ये एग्रोस्टोलॉजी। अगला है एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो इसको बहुत अच्छे ध्यान रखना। अगर हम कृषि के साथ साथ, आपने देखा होगा सरकार बहुत प्रोत्साहित करती है कि हम लोगों को कृषि के साथ साथ जो किसी खेतों की मेड़े होती है, मेड़ आप जानते होंगे, तो उन पर पौधे लगाएं, जिससे कि वो मतलब पौधे से वातावरण को भी सही रहेगा और किसानों को भी डबल इनकम होगी। उससे कई प्रकार से फल वगैरह मिलेंगे और उससे लकड़ी मिलेगी एक समय बाद में। तो उसके लिए ये सब दिया गया है एग्रो फॉरेस्ट्री। अगर व्यक्ति कृषि के साथ साथ जो काष्ठीय पेड़ है, काष्ठीय पेड़ माने मजबूत पौधे, मजबूत लकड़ी वाले पौधे बड़े से, तो उसको बोलते हैं काष्ठीय पौधे, जो 12 मासी होते हैं। तो कृषि के साथ उन पौधों को लगाना, उनका उत्पादन, ये किसके अंतर्गत किया जाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो माने कृषि, एग्रीकल्चर, और फॉरेस्ट्री माने, फॉरेस्ट माने जंगल, जंगलों में आपके काष्ठीय पेड़ होते हैं। तो इसको दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। फॉरेस्ट्री माने क्या होता है अभी आगे हम बताएंगे। फॉरेस्ट्री माने होता है जंगल विज्ञान। जंगल विज्ञान मतलब हम जंगलों में कैसे जंगलों को बना के रख सकते हैं, कैसे जंगलों को बढ़ाएं, तो फॉरेस्ट्री। तो आप ध्यान रखें एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री क्या हो जाएगा? एग्रो फॉरेस्ट्री। जबकि एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन, और पीछे था आपका एग्रोनॉमी, उसमें क्या होता है? फसली पादपों का अध्ययन। तो तीनों को आपको अच्छे से
याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए अब देखिए सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो है इसको हम लोग सिल्वीकल्चर ही बोलते हैं और सिल्वोलॉजी भी बोल देते हैं, ठीक है। दोनों याद रखना, दोनों में से कोई भी मिल जाए, दोनों ही सही है, सिल्वीकल्चर या सिल्वोलॉजी। और इसके अंतर्गत किया जाता है आपका जो आपके वनीय माने वंश में जो होते हैं, तो वनीय वृक्षों का, या हम लोग उसको कहते हैं काष्ठीय वृक्षों का। काष्ठीय माने जिसमें लकड़ी मोटी और मजबूत होती है। तो वनीय वृक्षों का तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन क्या कहलाता है आपका? सिल्वीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वीकल्चर, ध्यान रखना सिल्वीकल्चर। और इसके लिए एक शब्द और है फॉरेस्ट्री, अभी मैंने बताया था, फॉरेस्ट्री भी कह सकते हैं इसको। और इसके लिए ही फॉरेस्ट्री मतलब जंगल विज्ञान, जिसमें हम जंगल का अध्ययन करते हैं कि जंगल को कैसे रखा जा सके, कैसे उसको बढ़ाएं हम लोग। और उसी के लिए फॉरेस्ट्री शब्द है, और उसी के लिए एक और मतलब इस शाखा को एक और नाम देते हैं सिल्वीकल्चर, ठीक है। चलिए तो दोनों याद रखना, सिल्वीकल्चर में जंगल विज्ञान करते हैं। अब देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से जो कंफ्यूजन क्वेश्चन हो सकते हैं उनको साफ रखा है। सिल्वीकल्चर, यहां पर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है बार बार। सेरीकल्चर माने रेशम के कीटों का व्यवसायिक उपयोग के लिए पालन, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम के वस्त्र कपड़े बनाए जाते हैं फिर इससे, इसके प्यूपा से, रेशम के कीट का जो प्यूपा निकलता है, प्यूपावस्था। तो प्यूपावस्था मतलब इसके जब बच्चे होते हैं तो उसको प्यूपा बोलते हैं। और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तो उनसे फिर लार्वा निकलता है, और उस लार्वा से ही रेशम बनाया जाता है। तो उसके लिए, रेशम बनाने के लिए इनका जो पालन होता है उसको कहते हैं हम लोग सेरीकल्चर, ठीक है। चलिए अगला है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स, आपने एक शब्द सुना होगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स तो बहुत कॉमन शब्द है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को हम लोग कहते हैं आनुवांशिकी। माता पिता से, या कहें कि जो माता पिता हैं उनसे बच्चों में जो लक्षण जाते हैं, आनुवांशिक लक्षण, उनका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, ये ध्यान रखना, ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी। आनुवांशिकी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, तो जेनेटिक्स कहते हैं। उसी से देखो मिलता जुलता लग रहा होगा आपको, यूथेनिक्स, जेनेटिक्स से मिलता है यूथेनिक्स। तो यूथेनिक्स में क्या होता है कि अच्छे वातावरण देकर मानव की प्रजाति में क्या सुधार किया जा सकता है, उनके जो शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उन सब का अध्ययन जो है, या उन सब का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? यूथेनिक्स में। अच्छे वातावरण के द्वारा मानव जाति के सुधार का अध्ययन। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपको ध्यान रखना है, यूजेनिक्स। देखिए आप, यूजेनिक्स, अभी था यूथेनिक्स और अगला है यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स में क्या किया जाता है? इसको हम लोग कहते हैं, यूजेनिक्स को एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुजननिकी या सुजीवनिकी। अब इसका मतलब क्या होता है यहां लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। यूथेनिक्स, इसको हम लोग कहते हैं सुजननिकी, कि मतलब जन्म माने क्या होता है? जन्म माने होता है बच्चा पैदा होना, जन्म क्रिया या जीव का जन्म। तो कैसे हम मनुष्यों या जीवों की अच्छी नस्लों को पैदा कर सकें, उसके लिए हमें क्या पोषण अच्छा देना चाहिए, कैसा वातावरण देना चाहिए, इन सब दशाओं का, इन सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? यूजेनिक्स में। ये लगभग यूथेनिक्स से मिलता जुलता है, ठीक है। यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, ये तीनों ही लगभग मिलते जुलते हैं। बहुत बारीक सा इनमें अंतर होता है, जो कि आपको सामान्यतः इनमें से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको ऐसे समझना है, ठीक है। तो सुजननिकी माने इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जन्म से पहले ही ये हम लोग क्रियाएं करते हैं कुछ, जैसे मान लो जन्म के पहले ही हम मां के पेट में जब बच्चा है, भ्रूण है, तो उस दौरान हम कैसा उसको अच्छा पोषण या अच्छा कोई वातावरण प्रदान कर सके जिससे कि बच्चा पैदा ही बहुत अच्छा हो, सुपोषित और बुद्धिमान, ये सब। तो उसके लिए यूजेनिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स माने आनुवंशिकी, तो उसमें अच्छे लक्षण, अच्छी क्षमताएं उसमें पैदा हो। और देखो अगला शब्द है यूफेनिक्स। तो यूफेनिक्स में प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में सुधार से मानव जाति में सुधार, मतलब जो प्रोटीन संश्लेषण, मतलब जो भी आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है जन्म के पहले, उसमें हम कृत्रिम रूप से कैसा सुधार कर सकें जिससे कि मानव की अच्छी जातियां पैदा हो सके, अच्छे कुशल मानव पैदा हो सके। तो ये लगभग तीनों एक जैसे हैं, यूथेनिक्स, यूजेनिक्स और यूफेनिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब है जेनेटिक्स, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, जेनेटिक्स माने आनुवंशिकी, इसमें आपका किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिक लक्षणों का। एथनोबॉटनी, तो देखिए एथेनो माने, एथेनो शब्द जो है वो संबंधित है हमारी पुरानी जातियों जनजातियों से संबंधित, और बॉटनी आपको पता ही है, बॉटनी माने क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। तो जो आदिवासियों द्वारा पौधों का जो जानकारी, आपने देखा होगा आदिवासियों को बहुत सी पौधों की जानकारी होती है, जिससे बहुत अमूल्य और बहुमूल्य, बहुत मतलब लाभदायक दवाएं, या हम लोग उसको जड़ी बूटी कहते हैं, तो जड़ी बूटियों का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथनोबॉटनी। आपको पता है आदिवासियों को बहुत सी पुरानी जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है, पौधों की अच्छी अच्छी किस्में, तो वो किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, एथनोबॉटनी के अंतर्गत। आपको पता होगा हमारे पुराने जो लोग हैं, बूढ़े पुराने, उन लोगों को भी बहुत सी जड़ी बूटियां पता होती हैं जिनके द्वारा मानव का इलाज किया जा सके। तो हम चाहे आदिवासी कह दें, चाहे हम ये कह दें कि जो परंपरागत अपनी जड़ी बूटियां हैं, परंपरागत जो जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, ऐसे पौधे जिनसे हमारी दवाई का काम आ सके या और भी उपयोग आ सके, तो परंपरागत जड़ी बूटी इसका अध्ययन, बूढ़े पुराने लोग या कहें आदिवासी लोग, ये लोग इसका ज्ञान रखते हैं, तो उन सब के अध्ययन में कहते हैं एथनोबॉटनी। चलिए अगला है पॉलिनोलॉजी। पॉलेन माने होता है परागकण, पॉलेन, तो पॉलेन माने होता है परागकण। मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिनेशन, परागण, परागण बहुत प्रकार से बहुत प्रश्न बनते हैं उससे। तो पॉलेन माने होता है पराग लैटिन भाषा में, और इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोलॉजी। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पराग विज्ञान। पराग मतलब परागकण होते हैं जो कि आपके पौधों में, फूलों में, और उससे परागण होता है, तो ये तो आप ध्यान रखना, परागकण करते हैं। चलिए अगला देखें आप, अगला है आपका पोलिनोबॉटनी। पोलिनोबॉटनी में देखो पोलिनो शब्द है, आपको पोलिनो शब्द आपको उससे मिलता जुलता लग रहा होगा, परागकण में, तो पोलिनोबॉटनी इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पौधे बहुत समय तक जमीन में दबे रहते हैं, उनके जीवाश्म फिर प्राप्त होते हैं। आपको पता है पौधे के जीवाश्म बहुत समय तक दबे रहते हैं जमीन में, और उन पर ऊष्मा और ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, तो उससे फिर आपके जो ईंधन है, कोयला वगैरह, जैविक ईंधन, तो वो बनते हैं। तो उनको हम लोग किस में पढ़ते हैं, किस में अध्ययन करते हैं, पोलिनोबॉटनी, ठीक है। तो पादप जीवाश्म का अध्ययन पोलिनोबॉटनी। अगला है पोमोलॉजी, ठीक है। अगला क्या है, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन। ये तो बहुत सरल सा है, कॉमन है, सभी को आता हुआ है। तो पोमोलॉजी माने फलों का अध्ययन। अगला, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, चलिए ठीक है वो मैं आगे बताऊंगा। स्पर्मोलॉजी, स्पर्म माने क्या होता है, स्पर्म माने होता है शुक्राणु, और शुक्राणु एक प्रकार से मानव में बीज का ही काम करता है। जैसे कि शुक्राणु के द्वारा नई संतानें बनती है, इसी प्रकार से पौधों में जो बीज होता है उससे नई संतान बनती है, नया पौधा जन्म लेता है। तो उसी टर्म में इसको यूज करेंगे हम लोग। स्पर्मोलॉजी माने बीजों का अध्ययन। स्पर्म माने चूंकि बीज होता है, और मानव के संदर्भ में कहें तो स्पर्म माने शुक्राणु होता है, तो बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। स्पर्म से याद रखना, स्पर्म माने बीज या शुक्राणु, ठीक है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी माने होता है फूलों का अध्ययन, ठीक है। अगर हम एंथोलॉजी कहें तो फूलों का अध्ययन, लेकिन अगर हम कहें कि फूलों का संवर्धन और उत्पादन वैज्ञानिक पद्धति से, तो वो कहलाता है फ्लोरिकल्चर। कल्चर माने होता है किसी भी चीज का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन और संवर्धन, व्यावसायिक रूप से उसको कैसे बढ़ावा दे सके, इसके संदर्भ में, तो ये फ्लोरिकल्चर होगा, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में होता है फूलों का उत्पादन संवर्धन, जबकि एंथोलॉजी में होता है फूलों का अध्ययन। ध्यान रखना, इसमें बहुत बारीक अंतर है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, जबकि फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन या वैज्ञानिक तरीके से उनका उत्पादन और संवर्धन। एथोलॉजी, देखो एंथोलॉजी एथोलॉजी दोनों में अंतर है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एथोलॉजी मानव व्यवहार का अध्ययन। एक सब्जेक्ट होता है जो भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्जाम देते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स। एथिक्स, एथिक्स माने होता है नीति शास्त्र। तो मानव कैसे व्यवहार करता है, कैसे सोचता है, क्या करता है, तो उन सब का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, एथोलॉजी। तो देखो ये
एथिक्स शब्द से बना है, एथोलॉजी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। चलिए आगे देखें। देखो अगला शब्द है पैथोलॉजी। मैंने मिलते जुलते शब्द लिए हैं यहाँ पर। पैथोलॉजी, आप लोग कभी कोई आपके घर में आप कभी बीमार पड़ते हैं तो हम लोग पहले जांच कराते हैं कि हमें क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है शरीर में, तो हम कहाँ आते हैं? पैथोलॉजी में। अलग अलग पैथोलॉजी होते हैं नाम से। तो पैथोलॉजी में क्या होता है? रोग विज्ञान या रोगों का अध्ययन किया जाता है कि आपके शरीर में, आपके ब्लड में कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया आ गया है जिसके कारण आपको ये रोग हो रहा है या परेशानी हो रही है। तो पैथोलॉजी तो बहुत सरल है, सब लोग समझ जाएंगे इसको। पैथोलॉजी माने रोग विज्ञान, ठीक है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। देखें आप, बहुत कॉमन सा शब्द है क्योंकि पीछे भी आपने अगर आपसे पीछे पूछा जाए कि एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी आपका क्या होगा? फूलों का अध्ययन। जबकि आपसे कहे एथोलॉजी तो देखें आप, जैसे मैंने आपको यहां बताया है, ये तीन चीजें आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती हैं। इन तीनों बिल्कुल अच्छे से अंतर याद रखना आप लोग। एक शब्द है आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में होता है आपका फूलों का अध्ययन, जबकि एथोलॉजी में मानव व्यवहार का अध्ययन। और यहां मैं अगला आपको बताने जा रहा हूं पैथोलॉजी के बाद एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है आपका? मानव की उत्पत्ति एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन। मानव की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। चलिए अगला है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में क्या किया जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, या हम लोग कहते हैं कि बुढ़ापे का अध्ययन, ठीक है। कभी कभी सीधा पूछा जाता है बुढ़ापे का अध्ययन, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है? आयु बढ़ती है, तो आयु के बढ़ने के साथ मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रूप से क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी। आप इसको याद रख सकते हैं कि बुढ़ापा माने होता है हिंदी में जरा, जरा माने क्या होता है? बुढ़ापा। तो जरा से सब बना है जेरेंटोलॉजी। और आपको कोई ट्रिक की अपेक्षा मेरा मानना है कि सबसे अच्छी ट्रिक होती है कॉन्सेप्ट, उसकी हम वास्तविकता में पहुंच जाए कि वो शब्द का मतलब क्या है, तो हम फिर ट्रिक की भी जरूरत नहीं होती है। तो मैं आपको इसका बेसिक बता दूं कि जो जीरो शब्द है, जीरो का मतलब होता है सुस्त या छींट, जो कमजोर हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा जीरो फाइटर, जीरो फाइट। तो जीरो फाइट जो होते हैं वो जीरो फाइट पौधे जो होते हैं वो शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे होते हैं। शुष्क जगह पे उगने वाले पौधे हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो फाइट। तो मतलब ये है कि जीरो जो शब्द है, जीरो शब्द, वो जीरो शब्द कहां से लिया गया है? शुष्क या कमजोर, या बिल्कुल जब व्यक्ति या कोई भी जीव कमजोर अवस्था हो उसको कहते हैं जीरो। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे जेरेंटोलॉजी, ठीक है। मनुष्य भी जब शुष्क हो जाता है बुढ़ापे में तो उसको भी यहाँ पे इसका अध्ययन जेरोंटोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में सीधे हम लोग अगर एक शब्द में कहें तो इसको कहेंगे हम बागवानी। हार्टिकल्चर माने बागवानी। मतलब बागवानी में क्या होता है? फूल, फल, सब्जी या सजावटी पौधों का उत्पादन और संवर्धन। तो इसको क्या कहेंगे? हार्टिकल्चर। कल्चर लग गया ना, तो उत्पादन और संवर्धन और प्रबंधन, ठीक है। उत्पादन, संवर्धन या प्रबंधन, इसको हम लोग कहते हैं कल्चर के अंतर्गत। तो हार्टिकल्चर बागवानी। अगला है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर जो है, अर्बोरिकल्चर, इसमें हम लोग सजावटी पौधों का, खासतौर पर सजावटी पौधे आप देखे होंगे अलग अलग जगह पे, सजावटी पौधों को हम लोग गमलों में या क्यारियों के बगल में लगाते हैं, तो उन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्बोरिकल्चर, ठीक है। आप इसको ऐसे रखना कि जो अर्बोरिकल्चर है इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्बन शहर है, अर्बन माने शहरी लोग, तो शहरी लोग ही ज्यादा ये सजावटी पौधे लगाते हैं। गांव में तो कोई सजावटी पौधे बहुत ज्यादा यूज करता नहीं है। तो जो सजावटी पौधों का अध्ययन है वो होता है अर्बोरिकल्चर, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र किसको बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं अर्बन एरिया। तो अर्बन माने शहरी क्षेत्र, तो उससे अलग ना अर्बोरिकल्चर, ठीक है। शहरी लोगों का काम ये सजावटी पौधों का ये सब करना। चलिए ठीक है। अगला आप देखें, अगला है आपका, चलिए अगला है ओलेरीकल्चर। देखो अर्बोरिकल्चर अलग था, अर्बोरी से आप रखना कि अरेबियन मतलब शहरी, ठीक है, अर्बन, और इसमें होगा ओलेरीकल्चर।
तो ओलेरी कल्चर में हम करते हैं साग सब्जियों का अध्ययन, और खासतौर पर उन पौधों का जो आपके विसर्पी, विसर्पी माने आपने देखा होगा कि जमीन पर रेंगते हैं वो पौधे, जमीन पर उसकी लताएं रेंगती हैं, जमीन में वो ऊपर सीधे खड़े नहीं होते, जमीन में रेंगते हुए रहते हैं, तो उनको हम लोग किसके अंतर्गत कहते हैं, साग सब्जियों का अध्ययन, खासतौर पर विसर्पी लताओं और पौधों का संवर्धन, ओलेरी कल्चर। चलिए टिश्यू कल्चर, टिश्यू माने क्या होता है, सबको पता है, टिश्यू माने होता है ऊतक। तो जो टिश्यू कल्चर है उसके अंतर्गत हम कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन कहते हैं, लैब में कोशिकाओं को वहां पर लिया और उसमें लैब में अनुकूल दशाओं में उनका हम संवर्धन करते हैं अगर ऊतकों का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। ठीक है, कृत्रिम माध्यम से ऊतक का संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो शब्द जहां भी मिल जाए पूरी साइंस में हाइड्रो मतलब होता है, इसको बंद कर दो, विंडो बंद कर दो, आवाज आती है बाहर से। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है, हाइड्रो शब्द मतलब होता है, हाइड्रो मतलब पानी से संबंधित, और हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, जो पौधे होते हैं आपको पानी में अगर हम उसको उगाएं तो वो कहलाएंगे हाइड्रोपोनिक्स। पानी में उगा मतलब मृदा रहित, मृदा रहित माने बिना मिट्टी के पौधे को उगाना ही क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, मृदा रहित कृषि, मिट्टी के बिना, केवल के में पानी का यूज करके, तो हाइड्रो माने पानी, पोनिक्स माने संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स। अगला है फाइकोलॉजी, आपने बहुत सुना होगा इसको, बार बार पेपर में आता। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का अध्ययन किसमें होता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, शैवालों का। इसके लिए एक शब्द यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्गोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी। और एल्गोलॉजी आप ध्यान रखना, क्योंकि शैवाल को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, एल्गी, तो एल्गी से बना है एल्गोलॉजी, वो तो सीधा सीधा है, जबकि ये शब्द अलग से याद रखना आप लोग, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताएंगे हम बाद में, लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल। तो हरे शैवाल को कहते हैं हम लोग क्लोरोफाइसिक, और लाल शैवाल को कहते हैं रोडोफाइसिक, और इसको कहते हैं फियोफाइसिक। भूरे शैवाल फियोफाइसिक और हरे शैवाल क्लोरोफाइसिक, क्लोरो से हरा शब्द आपको याद रहेगा, तो क्लोरोफाइसिक, और रेड से लाल तो रोडोफाइसिक, रोडोफाइसिक। चलिए शैवाल की अलग से पढ़ेंगे, तो अभी बता दिया हमने आपको। तो फाइसी से रखना, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, क्योंकि एल्गी नाम होता है शैवाल का इंग्लिश में, तो एल्गोलॉजी। अगला देखिए माइकोलॉजी, माइको में होता है कवक का अध्ययन। इसका नाम माइकोलॉजी इसलिए रखा है क्योंकि कवक जो है, कवक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था माइकोलॉजी, माइकेली। तो कवक की खोज की थी माइकेली नामक वैज्ञानिक ने, जिनके नाम पर आप याद रखते हैं कि इसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वायरोलॉजी, तो ये बहुत सरल है, वायरस से बना है। वायरस माने क्या होता है, विषाणु, तो वायरस से वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया से बना है, तो बिल्कुल सरल है, इसमें बहुत समय वेस्ट नहीं करना है हमें। इकोलॉजी, इकोलॉजी बहुत फेमस शब्द है। इकोलॉजी माने होता है पारिस्थितिकी, क्या होता है, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी आप जानते हैं, जीवों का अगर वातावरण, जीवों एवं वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजी। अब आपके लिए प्रश्न ये है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो इकोलॉजी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। और दूसरा प्रश्न आपको बताना है कि एक शब्द होता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का किसने इस्तेमाल किया था और पारिस्थितिकी का पहले इस्तेमाल किसने किया था शब्द का, ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में कहा जाता है, किया जाता है पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथो माने पक्षी होता है लैटिन भाषा में, तो उससे बना है आपका ऑर्निथोलॉजी। अगला देखें साइटोलॉजी, साइट माने होता है कोशिका, सेल, साइट शब्द से बना है लैटिन भाषा के, साइट से बना है सेल और सेल से बना है कोशिका। सेल को इंग्लिश में कहते हैं सेल और हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो साइटो शब्द बना है, जहां भी पूरी साइंस में आपको साइटो शब्द मिले तो आपको वहां पर हमेशा क्या रखना है, कोशिका से संबंधित साइटोलॉजी होता है। ये सरल है, ये इस वाले जो स्लाइड है इसमें बिल्कुल सरल वाले दिए गए हैं जो बहुत कॉमन है, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखें हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। लेकिन आपसे पूछे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू माने भी ऊतक होता है, टिश्यू कल्चर में ऊतकों का संवर्धन होता है। दोनों में अंतर है ना,
हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन और टिश्यू कल्चर ऊतकों का संवर्धन। अगला है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी जो है, ऑस्टियोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो हड्डियों का या कहते हैं हम अस्थियों का, तो क्या अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ये शब्द कहां से आया है, तो हड्डी में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो अस्थि है उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। कौन सी, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। और इसी के कारण हड्डी का जो मजबूती होती है, कड़कपन, कठोरता, वो कैसे होती है, ऑस्टियोब्लास्ट से। ठीक है, तो इससे ये नाम पड़ा है। ऑस्टियो शब्द जहां भी आए वो अस्थि से संबंधित है पूरी बायोलॉजी में। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी। अगला ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी में क्या कहलाता है, अस्थि का अध्ययन या अस्थि संधि का अध्ययन, इसको हम कहते हैं जोड़ों का। और आपने सुना होगा टीवी में बहुत प्रचार भी आता है, ऐड आता है कि डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल जोड़ों के दर्द से तुरंत राहत। तो जब जहां भी आपके शरीर में जोड़ है या हम लोग कहते हैं अस्थि संधि है, तो उस सब का अध्ययन जो है वो किस पे किया जाता है, ऑर्थोलॉजी। अस्पतालों में भी अलग से विभाग होता है ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स विभाग। ऑर्थोपेडिक्स में जो आपके जोड़ों के रोग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जोड़ों के रोग, जो हड्डी से या जोड़ों से संबंधित रोग है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट होता है अलग से अस्पतालों में। ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं जो अस्थि संधि का रोग विशेषज्ञ होता है डॉक्टर, उसको कहते हैं ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट। ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी माने दांतों का अध्ययन। ये शब्द लिया गया है, देखो ऑस्टियो से लिया गया है ओ, क्योंकि हड्डी भी एक प्रकार की दांत जैसा ही काम करती है, तो और यहां से लिया गया है। और जो डोंटो शब्द है इससे याद रखना आप लोग, डोंट, ये जो आपका दांत होता है, मानव दांत, जो आपका मानव दांत होता है, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे यहां पर तो पल्प कैविटी होती है, जहां पर आपकी तंत्रिकाएं होती हैं दांत की, जो संवेदनाएं पहुंचाती हैं दांत को। ठीक है, इससे हमें ठंडा गर्म महसूस होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा भाग दांत का होता है, यहां पर ये पूरा भरा होता है, ये, उसको हम लोग कहते हैं डेंटल। क्या कहते हैं, डेंटल। तो दांत का मुख्य जो पदार्थ होता है जिससे वो बना होता है उसको कहते हैं हम लोग डेंटल, और बाहर फिर उसके इनेमल होता है। तो ये आप लोग अलग से हम बहुत अच्छे से विस्तार में दांत वगैरह पढ़ाएंगे। अब ध्यान रखना कि डेंटल जो शब्द है, डेंटल दांत का प्रमुख अवयव है दांत के निर्माण में, तो उसमें आप ध्यान रखना कि डेंटल शब्द से लिया गया है डोंटो, तो डेंटल से ध्यान रखना, तो डेंटल से। इसी से बना है आपका डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसे कहते हैं, दांतों के डॉक्टर को। आपने खूब टीवी में ऐड आता है, डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड, या डेंटिस्ट से आप जांच करवाइए दांतों में क्या है, ये सब। ठीक है, डेंटिस्ट किसे कहते हैं, दांतों के डॉक्टर को। ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी जो है, ऑप्थेल्मोलॉजी में हम लोग कहते हैं आंख से संबंधित विकारों का अध्ययन। ठीक है, जहां भी ऑप्थो शब्द आए तो वो आपको लगभग आंख से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी। चलिए, ऑप्थेल्मोलॉजी दांतों का अध्ययन। अगला देखते हैं हम लोग, चलिए अगला है आपका ग्लॉसोलॉजी। ये यहां पर थोड़ा आप सुधार लेना, ग्लॉसोलॉजी। ग्लॉसोलॉजी में हम लोग कहते हैं जीभ का अध्ययन। ग्लॉसोलॉजी, यहां कुछ नहीं, वो मिल गया, ये पास में करना है। ग्लॉसोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीभ का अध्ययन। जीभ की विभिन्न संरचना, उसके स्वाद वगैरह, कैसे जीभ काम करती है, स्वाद वगैरह, तो उसमें ग्लॉसोलॉजी। ठीक है, अगला है ऑल्फैक्टोलॉजी। ऑल्फैक्टोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं गंध का। विभिन्न प्रकार की गंध है, कैसे हमारे जो नाक है वो कैसे पहचान पाता है, उन सब का अध्ययन जो है वो क्या किया जाता है, ऑल्फैक्टोलॉजी। मतलब कैसा है, अच्छा, किसी चीज की अच्छी बदबू आ रही है, जो अच्छी खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, तो ऐसे देखना सारे फैक्ट हमें पता लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, फैक्ट, जितने भी फैक्ट हैं कि किस चीज की दुर्गंध आ रही है, हम लोग पता चलता है ना सूंघने से क्या है, तो सारे फैक्ट पता चल जाते हैं हमें। तो इससे ध्यान रखना, गंध का अध्ययन ऑल्फैक्टोलॉजी। चलिए अगला है मायोलॉजी। तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। मसल्स से सीधा रिलेट हो रहा, मसल्स से मायोलॉजी, मसल्स, तो मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, त्वचा और नाखूनों का अध्ययन।
और इसमें कभी कभी बालों का अध्ययन, तो त्वचा, बाल और नाखून, इन सब का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी। क्योंकि बाल और नाखून भी त्वचा है, त्वचा आपकी बाह्य त्वचा का एक प्रकार से वो होता है, बाल और नाखून। तो इसमें आप ध्यान रखना इन तीनों का ही अध्ययन, खास तौर पर आपको ध्यान रखना है त्वचा का अध्ययन किसमें किया जाता है, डर्मेटोलॉजी। अब इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, डर्म माने होता है त्वचा। पूरी साइंस में आपको कहीं भी जब डर्म शब्द मिले तो आपको त्वचा से उसको रिलेट करना है, ठीक है। आपने खूब सुना होगा इसमें डर्मेटोलॉजी, जैसे कुछ गर्मियों के टाइम पर पाउडर वगैरह आते हैं, तो डर्मीकूल आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का, तो डर्मीकूल मतलब डर्म माने त्वचा, कूल माने ठंडक, तो त्वचा को ठंडक देने वाले मौसम आया, तो डर्मीकूल। तो अब डर्म से रखना, डर्म माने क्या होता है, डर्म माने त्वचा से रिलेटेड, हमेशा ध्यान रखना पूरी साइंस में डर्म माने त्वचा। अगला नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी में हम लोग कहते हैं वृक्क का अध्ययन, या हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन मनुष्य की, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र मनुष्य का जो है उसका प्रमुख अंग कौन सा है, वृक्क। प्रमुख उत्सर्जन मनुष्य का कौन सा है आपसे पूछा जाए तो वो वृक्क होता है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जन। तो वृक्कों का अध्ययन या कहते हैं हम लोग कि उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आपके वृक्क होते हैं, वृक्क माने गुर्दा, वृक्क को ही कहते हैं गुर्दा, और इसी को हम लोग कहते हैं किडनी। तो किडनी, गुर्दा या वृक्क, इन तीनों का ही नाम एक ही है, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। ध्यान रखना ये सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, हमारे वृक्क की इकाई। जैसे आपको पता है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसकी इकाई क्या होती है, तंत्रिका। तंत्रिका माने नर्व सेल। और आपकी जो जैसे मान लो आपसे कहें कि हमारे फेफड़ों की इकाई क्या होती है, तो कुपिका है, जो छोटे छोटे वायुकोष होते हैं। इसी प्रकार से जो वृक्क है उसकी इकाई क्या है आपकी, नेफ्रॉन। तो इससे नेफ्रॉन से बना है नेफ्रोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में अभी मैंने बताया न्यूरॉन, न्यूरॉन माने क्या होता है, तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका एकमात्र ऐसी कोशिका है मानव शरीर में जिसमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है, और सबसे लंबी कोशिका भी क्या मानी जाती है, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। तो उसी से सब लिया गया है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख जो अंग है या केंद्र है वो मस्तिष्क को माना जाता है। तो चाहे हम तंत्रिका तंत्र कह दें चाहे मस्तिष्क कह दें, इनका अध्ययन क्या में होता है, न्यूरोलॉजी में, ठीक है। न्यूरॉन से समझना है, न्यूरॉन्स इकाई होती है आपकी तंत्रिका तंत्र की। अगला है यूरोलॉजी। तो यूरिया आपने सुना होगा, मूत्र का प्रमुख जो उत्सर्जक है वो क्या है, यूरिया, ठीक है। मनुष्य के मूत्र में, क्योंकि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाता है, यूरिया। तो यूरिया का उत्सर्जन होता है मूत्र के माध्यम से, इसलिए मूत्र को हम लोग अध्ययन जो करते हैं उसको किसमें करते हैं, यूरोलॉजी में। तो मूत्र और जनन तंत्र का अध्ययन आपने सुना होगा। यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो डॉक्टर, वो आपके जो भी आपके शरीर में मूत्र विकार या जो भी जनन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो सब कौन सा डॉक्टर देखता है, यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूरोलॉजी, मूत्र का और जनन तंत्र का अध्ययन। यूरिया से बना है, ठीक है, यूरिया से ध्यान रखना, यूरिया, यूरिया से यूरोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं कार्डियोलॉजी। जहां भी शब्द कार्डियो मिले पूरी साइंस में याद रखना है, कार्डियो माने हृदय, तो हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है, कार्डियोलॉजी। चलिए इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ध्यान रखना। हेपेटोलॉजी, तो देखो हेपेटो बोलते हैं यकृत को, जैसे लैटिन भाषा में हृदय को बोलते हैं आपके कॉर्डियो, हृदय को क्या बोलते हैं, कॉर्डियो। त्वचा को क्या बोलते हैं, डर्म। ऐसे कुछ टर्म फिक्स हैं, आप याद रखना, हमेशा आपके वही यूज होंगे बार बार। और जो एक शब्द है हेपेटो, तो हेपेटो जो शब्द है, हेपेटो मतलब होता है यकृत, तो यकृत का अध्ययन करते हैं हेपेटोलॉजी में। आपको पता है एक बहुत फेमस बीमारी है हेपेटाइटिस, तो पूछा था हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करती है, यकृत को। क्यों, क्योंकि हेपेटो शब्द किससे संबंध है, यकृत से संबंध, ठीक है। चलिए आगे देखिए फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी में हम लोग कहते हैं मानव मस्तिष्क क्रिया विधि का अध्ययन। मानव मस्तिष्क का क्रिया विधि का हम लोग कहते हैं मानव का जो खोपड़ी है, कंकाल है, उसका जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, फ्रेनोलॉजी। तो आप ध्यान रखना मानव मस्तिष्क का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपका फ्रेनोलॉजी में, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, क्रेनिया जो मनुष्य का जो
बाहर का ये ढक्कन होता है जिसमें हम, या हम इसको कह दें खोपड़ी, जिसमें हमारा मस्तिष्क अंदर उसके सुरक्षित रहता है, इसको बोलते हैं क्रेनिया। जिन जीवों के मस्तिष्क के ऊपर एक आवरण होता है क्रेनिया नाम से, वो सब क्रेनिया वर्ग में आते हैं। आप जब जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें कई वर्ग पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सिलेडेटा। तो सबसे विकसित जो जंतुओं का होता है क्रेनिया। क्रेनिया में ही हमारा मनुष्य, मतलब जो मनुष्य है वो क्रेनिया में आता है। तो और फिर उसमें सारे आपके स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, ये सब उसमें आते हैं। तो क्रेनिया शब्द से लिया गया है। क्रेनिया क्या होता है? खोपड़ी का ढक्कन, ये जिसमें मस्तिष्क जिसमें सुरक्षित रहता है। तो इसको क्रेनियोलॉजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मस्तिष्क के अध्ययन को क्रेनियोलॉजी। इसमें खासतौर पर जो आपका मस्तिष्क है उसके बाह्य आवरण का, खोपड़ी का, इसका अध्ययन होता है, स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन। चलिए आगे देखें अब आप। अगला जो आपका है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियो माने होता है भ्रूण, तो सीधा सीधा रखना, एम्ब्रियो माने भ्रूण, तो इसलिए एम्ब्रियोलॉजी माने भ्रूण का अध्ययन। अगला है ऑप, यहां पा करना है, बा बा, सॉरी यहां पे बा, ठीक है, यहां पर बा कर लेना है आपको, बा, ये लिखा भी है इंग्लिश में। ऑब्स्टेटिक्स, यहां भी स्वर कर लेना, ऑब्स्टेटिक्स, ये आर काट देना। ऑब्स्टेटिक्स में क्या होता है? गर्भावस्था का अध्ययन। ऑब्स्टेटिक्स आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओवरी। ओवरी माने क्या होता है? ओवरी माने होता है आपका अंडाशय, जहां पर जो बच्चा सबसे पहले बनता है या निषेचन होता है मां के गर्भ में, उसको बोलते हैं अंडाशय। तो अंडाशय का शब्द है ओवरी, को उससे लगना ऑब्स्टेटोलॉजी, गर्भावस्था कहते हैं, क्योंकि गर्भ कहां पर बनता है? अंडाशय, ठीक है। चलिए भ्रूण बनता है तो वहीं पर गर्भावस्था का अध्ययन, ऑब्स्टेटिक्स। अगला पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कभी कभी इसको लिख के आएगा आपको हिंदी में पीडोलॉजी, ठीक है, पीडोलॉजी या पेडोलॉजी दोनों ही एक है, कंफ्यूज ना होना। तो पेडोलॉजी भी लिखा मिल सकता है और पीडोलॉजी भी। इंग्लिश में इसको PEDOLOGY पेडोलॉजी बोलते हैं। इसमें मिट्टी का अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी आपको पता है, भूकंप जो है, भूकंप को मापने का यंत्र होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मो शब्द हमेशा किससे संबंधित होगा? भूकंप से। तो देखो सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। भूकंप के अध्ययन को पता लगाने के लिए जो यंत्र होता है वो क्या होता है? सिस्मोग्राफ। सेलेनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रमा का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी। चलिए अगला अगला है टैक्सानॉमी। टैक्सानॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सानॉमी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। वर्गीकी, वर्गीकी, वर्गीकी को कहते हैं हम लोग टैक्सानॉमी। और जो वर्गीकरण का विज्ञान है इसको किसमें पढ़ते हैं हम लोग? टैक्सानॉमी में। और चाहे पादपों का हो चाहे जीवों का हो, वैज्ञानिक तरीके से, किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से। तो वैज्ञानिक तरीके से जंतुओं का या पादपों का जो हम वर्गीकरण करते हैं उसको क्या कहा जाता है? टैक्सानॉमी। और टैक्सानॉमी के जनक, द फादर ऑफ टैक्सानॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सानॉमी, ये कहा जाता है आपका कैरोलस लीनियस, कार्ल लीनियस। स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। एक बार पेपर में यही पूछ लिया था कि कहां के हैं? स्वीडन। आप बिल्कुल यकीन मानिए, मैं आपको वो छोटे छोटे प्रश्नों पर भी गौर करूंगा जो सामान्यतः लोग छोड़ देते हैं और पेपर में आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि काश मैं ये इतना चीज ध्यान दे लेता। क्योंकि मैं खुद काफी लंबे समय से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता रहा हूं और मैं साइंस बहुत लंबे समय से मेरा अनुभव रहा है GS साइंस में। तो आप धीरे धीरे, ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरुआत ही की है, तो हो सकता थोड़ी ऑनलाइन पढ़ाने में भी उसको आपको उतना अच्छा महसूस ना हो, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। आगे भी आप देखेंगे हमेशा आपको इससे बेस्ट कंटेंट ही मिलता रहेगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने कहा कि कैरोलस लीनियस स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, तो इस बातों पे आपको छोटी बातें हैं, लेकिन इनको आप ये मान के चलना कि ये भी प्रश्न बन सकता है और बने हुए भी है प्रश्न। चलिए तो ध्यान रखें आप कैरोलस लीनियस। और इनको ही द्विनाम पद्धति के अंदर माना जाता है। वैज्ञानिक नाम लिखते हैं ना हम लोग जीवों के, उसको कहते हैं द्विनाम पद्धति। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसके भी जनक कौन माने जाते हैं? कैरोलस लीनियस। चलिए अब आगे देखिए आप, गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी माने स्त्री प्रजनन तंत्र का अध्ययन। सीधी बात आप ध्यान रखना, गायनेको जो शब्द है वो स्त्रियों से संबंधित है। और आपने सुना होगा, एक बार पेपर में ये भी पूछा गया था
कि जो कुछ पुरुष होते हैं उनके स्तनों में स्तन हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनके स्तन में गांठ पड़ जाती है, स्तन में थोड़ा कोई एक स्तन बढ़ जाता है, कुछ ऐसी समस्या रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायनोकेमिस्ट्रिया। गायनोकेमिस्ट्रिया, केमिस्ट्री माने केमिस्ट्री, तो जो केमिस्ट्री है अंदर की हार्मोन्स वगैरह, उसमें गड़बड़ी के कारण कुछ पुरुषों में महिलाओं के ऐसे लक्षण या कहें कि उनके स्तनों में कभी या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उन सबको हम क्या करते हैं, गायनोकेमिस्ट्रिया। ठीक है, तो गायनो शब्द आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गायनोकेमिस्ट्रिया, तो गायनो में क्या होता है, स्त्री प्रजनन तंत्र का अध्ययन। ठीक है, तो ये शब्द ही आपका हमेशा के लिए याद रखना है। एपिडेमियोलॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी माने होता है महामारी का अध्ययन। एपिडेमिक आपने सुना होगा, महामारी को कहते हैं एपिडेमिक, और जब महामारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसको हम लोग कहते हैं पैंडेमिक। जैसे कोरोना कैसा है, कैसी बीमारी है, पैंडेमिक। पैंडेमिक माने विश्व, जो पूरे विश्व में फैल चुकी है उसको कहते हैं पैंडेमिक। और अगर किसी 2-4 देशों में या कुछ बड़े क्षेत्र में फैले तो उसको हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। तो एपिडेमियोलॉजी महामारी का अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेख, एपी शब्द जहां भी है वो आपका शिलाओं से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछे एपीफाइटेट पौधे कौन होते हैं, तो एपीफाइटेट कौन से, जो शिलाओं पर या पत्थरों पर उगते हैं वो एपीफाइट है। तो एपी शब्द से ध्यान रखना, शिलाओं से संबंधित होता है, पत्थरों से संबंधित। एपीग्राफी, ग्राफी माने लिखना या कोई भी स्केच करना उस पे, तो शिलालेखों का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है, एपीग्राफी। ग्राफी माने होता है किसी भी चीज की को लिखना या उसको समझना। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस माने होता है कॉस्मस, कॉस्मस माने होता है ब्रह्मांड, तो कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड की चीजों का। ठीक है, चलिए लास्ट स्लाइड है आपकी, 3 क्वेश्चन और हैं, ये भी आप देख लीजिए। देखें आप यहां पर क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स में हम लोग निम्न तापीकी का अध्ययन करते हैं। न्यूनतम तापमान या कहें निम्न तापमान पर हम क्या प्रभाव पड़ता है चीजों पर, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग कहते हैं क्रायोजेनिक्स में। आपने सुना होगा रॉकेट में किस इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका क्रायोजेनिक्स इंजन। मतलब चूंकि रॉकेट में चूंकि वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन का दोहन होता है, रॉकेट आगे जाता है, तो कहीं वो इस इतना उच्च ताप जो है वो ऐसा ना हो कि इंजन सह ना पाए और इंजन में खराबी आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए उसमें कौन से इंजन प्रयोग किए जाते हैं, क्रायोजेनिक्स इंजन, जो कि ठंडा बनाए रख सके इंजन को। तो क्रायोजेनिक्स शब्द हमेशा आपको याद रखना है, किस संबंधित है, निम्न ताप से, ठंडी चीजों से। चलिए अगला है न्यूमिस्मैटिक्स। क्या है, न्यूमिस्मैटिक्स, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो न्यूमिस्मैटिक्स में होता है सिक्कों का अध्ययन, किसका, सिक्कों का, पुराने सिक्के जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मैटिक्स में। और लास्ट आपका है आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी आपने सुना होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो आर्कियोलॉजी जब भी शब्द आए तो आर्कियोलॉजी क्या होता है, पुरातात्विक चीजों का अध्ययन। तो पुरातात्विक विज्ञान का अध्ययन क्या होता है, पुरातात्विक विज्ञान का अध्ययन आर्कियोलॉजी। तो बस यहां पर एक दो चीजें और मैं आपको बताऊं, जैसे विटिकल्चर कुछ रह गए थे, जैसे विटिकल्चर एक दो ये फेमस है, ये बता नहीं पाए हमने स्लाइड में। तो विटिकल्चर में क्या होता है, अंगूर का उत्पादन और संवर्धन। ठीक है, अंगूर का उत्पादन संवर्धन। इसी प्रकार से एक वर्मी कल्चर भी बहुत पूछा जाता है, वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर में हम लोग केंचुए, ठीक है, केंचुआ का अध्ययन करते हैं। तो केंचुआ का अध्ययन क्या होता है, वर्मी कल्चर में, या हम लोग कहते हैं केंचुआ या ऐसे जीव जो कि हमारे जो जैविक खाद है उसको बनाने में काम आते हैं, और खासतौर पर केंचुआ आता है तो हम लोग केंचुआ ही मेन मानेंगे। ठीक है, केंचुआ को वर्मी कल्चर में अध्ययन। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लॉजी थी, लॉजियां और भी बहुत सी हैं लेकिन सामान्यतः पेपर में पूछ नहीं आती, या जो बची है तो मैं आपको अगली जो वीडियो लाऊंगा उसमें क्वेश्चन करवाऊंगा, और उन क्वेश्चंस में जो आपके ऑप्शन में भी जो होंगे उनको भी मैं अच्छी डिटेल में आपसे उस पर चर्चा करूंगा, जिससे अगर और भी जो एक दो इंपॉर्टेंट प्रश्न लॉजियों से आपके छूट गए हो तो वो उसमें कवर कर लिए जाएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आपने ये थ्योरी वाली सीट और ये थ्योरी वाली आपकी जो वीडियो है और इसके बाद जो क्वेश्चन वीडियो है उसको कवर कर लिया तो आपका कभी भी लॉजियों से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और 1 नंबर जरूर आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। और पिछली बार जो रेलवे का पेपर हुआ वहां इसमें से बहुत प्रश्न पूछे गए थे, तो आगे भी हो सकता है पूछे जाए। तो बस धन्यवाद दोस्तों,
और अंत में बस यही कहूंगा कि अगर आपको कुछ भी इसमें से इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे और प्रोत्साहन मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो साइंस की और जीके के विभिन्न टॉपिक्स की लेकर आ सकूं। तो ये अभी शुरुआती वीडियो है, तो कंटेंट में कोई कमी रहेगी आप देखेंगे इससे और अच्छा ही मिलेगा। और जो पढ़ाने का स्किल है, तो ऑनलाइन बैच में आपको मेरा थोड़ा कम अनुभव है, लेकिन ऑफलाइन में बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आपको थोड़ी बहुत जो कमी अगर लग रही हो तो वो भी सही हो जाएगी। धन्यवाद।